हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम। आज हम 18 सितंबर के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो ये आज का हमारा न्यूज़ इंडेक्स है। पहली जो न्यूज़ है इट्स रिगार्डिंग द सारनाथ। तो रिसेंटली इंडिया ने यूनेस्को में ऑफिशियल नॉमिनेशन किया है सारनाथ साइट का, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देन ईयू इंडिया की जो न्यू पार्टनरशिप है, हमारी जो एफटीए को लेके ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। देन थर्ड न्यूज़ इज रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये एक इमर्जिंग फील्ड है इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिसेंटली जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो इसके कारण ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फोर्थ न्यूज़ इज रिगार्डिंग द आर्मी रडार एंड वी विल सी जो इंडिया का डिफेंस आर्किटेक्चर है इन टर्म्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। एंड लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इमिग्रेशन डिबेट इन वेस्ट, की पूरे ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे कि एक एंटी इमिग्रेशन ड्राइव जो है वो चल रहे हैं, तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट अंडर आवर सोशियो conflicts at the global level. Then at last we will see the mains practice question. So before we start we want to discuss yesterday's practice question. तो ये 16 सितंबर को हमने practice question दिया था and the viewer who has written it, it's very good that he or she has overcome her inertia to write. सो क्वेश्चन जो था वो ये था कि ई प्रशासन, ई व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सूचना तकनीकों के उपयोगों का वर्णन करे। तो सबसे पहले जब आप कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करें, तो आप देखिए कि आपका जो टेल वर्ड है वो क्या है। तो इस केस में केवल वर्णन करे हैं, दैट मीन्स कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव पे उतना नहीं ध्यान देना है, केवल आपको एक्सप्लेन करना है। तो इन्होंने इंट्रो लिखा है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आपने जो इंट्रो लिखा है उसको काफ़ी इलेबोरेटिव वे में आपने लिखा है। देखिए, एक दो तीन चार, चार लाइन का लगभग इंट्रो लिखा है, तो इतना बड़ा इंट्रो आप यूजुअली अवॉइड करें। इसके बाद जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर किया है, दिस इज़ अ गुड थिंग कि इन्होंने क्लियरली एग्जामिनर के लिए इजी किया है कि आप ये देखिए, ई प्रशासन, ई व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, तो एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली इन्होंने अच्छे से इसको आर्टिकुलेट किया है। इसके बाद एक और इशू जो हमें लगा वो ये था कि वापस आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि एग्जामिनर को पता है कि ई प्रशासन क्या है, अननेसेसरीली एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। रादर देन जैसा आपने यहाँ ये एग्जाम्पल्स यूज़ की है, आप उनको पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए कि जैसे जन सूचना पोर्टल से हमने सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया, ई नैम मंडी से हमने बायर सेलर्स को कनेक्ट किया, आभा पोर्टल से क्या किया, पीआईबी से हमने इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया, इन्फॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। तो आप ऐसे 1 2 3 4 और सबका एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं। इसी तरह ई व्यापार वाले में भी जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, तो इतना एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, रादर देन आप एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कल हमने ओएनडीसी का एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पे आप ई नैम को यूज़ कर सकते थे। और फॉर दैट मैटर जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट न्यू इमर्जिंग एरियाज है, फॉर एग्जांपल लाइक मिंत्रा और एनी अदर जो वेबसाइट्स हैं इंडिया में, उनको आप मेंशन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आप एक काम कर सकते थे कि जो वर्चुअल समिट्स का राइज हमें देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो जाए, चाहे डब्ल्यूएचओ या एससीओ, तो कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो डिफंक्ट हो गए थे, फॉर एग्जांपल एससीओ या ब्रिक्स। पर पोस्ट कोविड जब वर्चुअल समिट्स हुई, तो जो आइस थी दैट मेल्ड बिकॉज ऑफ दीज, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसे एम्पावर हुई है, सो यू कैन मेंशन दैट थिंग। इंडिया का जो डिजिटल कोविड के समय आपने देखा होगा कि इंडिया का जो वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम था, दैट वाज डिमांडेड होल ओवर द वर्ल्ड। तो कैसे इंडिया के आईटी सिस्टम ने उस समय मदद करी, तो आपने काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट किया है। बट देर आर सम सजेशन कि आप थोड़ा सा शॉर्ट लिखिए, राइटिंग इज़ योर प्लस पॉइंट, सो दिस वॉज अ नाइस अटैम्प्ट फ्रॉम योर साइड। नेक्स्ट आंसर इज रिगार्डिंग 17 सितंबर क्वेश्चन। सो यूज़र जो भी हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। यू कैन सी कि अलग अलग हेडिंग्स आपने दी है, शासन में प्रभाव, अर्थव्यवस्था, समाज, और उनमें भी आपने बहुत अच्छे से सब पॉइंट्स को लिखा है। इट वाज अ परफेक्ट आंसर। आपने जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं और उनका जो कॉज और उनसे होने वाली इम्पैक्ट है उनको लिखा है, फॉर एग्जांपल जनधन योजना हो जाए, डायरेक्ट उससे 55 करोड़ से ज़्यादा हमने खाते खोले, वो मेंशन किया है। सब पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे आपने यूज़ करे हैं। द ओनली सजेशन विच आई वांट टू गिव इज कि आप देखिए, सबसे पहले टेल वर्ड क्या था, समालोचनात्मक मूल्यांकन, मतलब क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट किया है, बट समालोचनात्मक में आपने लगभग 70% तक तो उसके एक पार्ट को दिखाना है, बट 20 और 30% आप थोड़े से कंसर्न या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के नाम पे भी मेंशन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, जब हमारा डिजिटल रिवोल्यूशन या आईटी की हम बात करें, तो क्या क्या कंसर्न्स हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स हैं,
साइबर फ्रॉड्स के कंसर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। इसकी तरह ही आप देखेंगे कि झारखंड या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे कई बार ऐसी न्यूज़ आएगी कि आधार लिंकेज में इशू होने के कारण एनएफएसए में राशन नहीं मिला, जिसके कारण किसी ट्राइबल पर्सन की डेथ तक हो गई। तो इस तरह के जो इशू हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी में हमारी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, तो थोड़ा सा आप ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के नाम पे इस आंसर में मेंशन कर सकते थे। अदरवाइज द ओवरऑल आंसर इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो जो इंट्रो है अगेन like the previous viewer, you can also short down your intro. So congratulations to both of you, you defeated your inertia to write, and you can send your answer at our help desk from by using this QR code. So let's start today's news analysis. फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द सारनाथ। तो इंडिया ने 2025 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में सारनाथ को भेजा है। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया ने किया है, ये यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इंडिया ने 1998 में ही सारनाथ को एज अ ऑफिशियल नॉमिनेशन भेज दिया था, बट स्टिल जो मोर देन 25 ईयर का वेट है वो अभी तक अवेटेड है। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें एक न्यू डेवलपमेंट ये है कि यूजुअली ये माना जाता है कि सारनाथ के जो एक्सकेवेशन या रीडिस्कवरी का श्रेय है वो ब्रिटिशर्स को जाता है, बट नाउ इट इज़ बीइंग प्रपोज कि जो बाबू जगत सिंह जी थे उनको ये श्रेय जाता है, जिन्होंने 1787 से 1788 में मच बिफोर द ब्रिटिशर्स ही लेड द एक्सकेवेशन देयर। तो सारनाथ के सिग्निफिकेंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्यों है, उसका आंसर आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा। वी विल कम बैक टू दैट। उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि सारनाथ जो है वो 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी एक होली साइट है, विच इज़ अ बुद्धिस्ट होली साइट। और ये वही साइट है जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन भी दिया था इन 528 BCE। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो जो पहला सरमन था वो जो इस जगह पे दिया गया, उन्होंने उसे मृगदवा या ऋषि पटना भी कहा, बट एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो एम्परर अशोक के राइटिंग्स में हमें देखने को मिलती है। जो हमारा लायन पिलर है सारनाथ का, टुडे इट्स एक्ट एज द एम्बलम ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है मेंस में। अब इसमें जो सबसे मेजर प्रमाण है वो अशोका के ही राइटिंग्स या उनके पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि नॉट ओनली अशोका, बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थी या जो प्लेसेस थे उनको समर्थन मिला कुशानास का, गुप्तास का, एंड फर्दर दे इम्प्रूव दिस थिंग। बट उसके बाद आता है एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अब इन साइट्स का डिस्ट्रक्शन किसने किया, इसको लेके भी अलग अलग व्यू पॉइंट में सबसे पहले जो व्यू पॉइंट है वो है ऐशर का। तो इनका मानना था कि 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, हु वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ मोहम्मद ऑफ गौर, तो उन्होंने ये आके पूरे साइट का डिस्ट्रक्शन किया। तो ये मोस्ट कन्वेंशनल और मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस साइट। बट रिसेंट टाइम में एक नया व्यू पॉइंट भी निकल के आ रहा है, विच इज बाय द गिवोनी वैराडी। तो इन्होंने एक बुक लिखी, हार्डशिप्स एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया 2011। तो इसमें इन्होंने कहा, जो फ्रेडरिक बारबा थे उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणिकल राइज हुआ था उसकी वजह से भी इन साइट का डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। हाउएवर देयर इज नो एविडेंस रिगार्डिंग दिस। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी ऑफ द डिस्ट्रक्शन वी विल सी कि रिसेंट में क्या इशू चल रहा है। तो रिसेंट में यही इशू है कि अब जो है पहले क्रेडिट दिया जाता था जोनाथन डंकन को 1799 में, जिन्होंने सबसे पहले ये फाइंडिंग्स नोटेड करी। उसके बाद 1835 में आप देख सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर कुनिंगहैम थे, जिन्होंने आगे चल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड किया, उनके द्वारा ये फाइंडिंग्स की गई थी। बट नाउ गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड दिस मूव कि जो बाबू जगत सिंह जी थे उनके अंडर में इसका एक्सकवेशन हुआ था, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग ऑफ दिस प्लेस। अब ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन इस तरह की जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के उनसे पूछे गए हैं। 2024 में सम्राट यंत्र जंतर मंतर जयपुर से पूछा गया। उसके बाद एग्जामिन द इंडिजीनियस इम्पैक्ट ऑन मुगल आर्किटेक्चर से पूछा गया। देन सन टेम्पल ऑफ राजस्थान, देन मॉडर्न पिलर आर ऑफ इंडिजीनियस ओरिजन, तो ये इससे डायरेक्ट रिलेटेड है। उसके बाद डिस्क्राइब द अर्जुनास पिनेक स्कल्पचर, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया। ब्रॉन इमेजेस फ्रॉम हरप्पन साइट्स, डांसिंग गर्ल। तो ये सारी जो साइट्स हैं ये जो है वो बहुत ही फेमस साइट्स हैं। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, मोस्ट ऑफ दीज साइट्स आर फ्रॉम दीज ओनली। आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो अर्जुनास पिनेक है वो हमारे महाबलीपुरम में है। देन हमारा जो सन टेम्पल है उससे इंस्पायर्ड था ये क्वेश्चन राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। देन जंतर मंतर से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जो मुगल आर्किटेक्चर है उसमें आप देखिए कि चाहे हुमायूं की टॉम्ब हो जाए, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाए, ताजमहल हो जाए या आगरा फोर्ट हो जाए, तो ये जो है वो मुगल पीरियड से आपसे रिलेटेड है। तो ये एक लिस्ट है, नियरली 36 प्लेसेस आर देयर
आप इस लिस्ट में सब पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू सी द ग्रेविटी ऑफ दिस टॉपिक इन द लास्ट सम ईयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एरिया से पूछे गए हैं एंड सारनाथ इज़ वन ऑफ द एरिया। अगर ये नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो वी आर एमिंग और वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इन अपकमिंग मीन्स फ्रॉम दिस एरिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला न्यूज़ है, इट्स रिगार्डिंग द इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियंस में एफटीए को लेकर ट्रेड टॉक्स चल रही है, उसकी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट रिसेंटली एक इशू देखने को मिला कि जो ईयू के टॉप डिप्लोमेट है काजा कलास, उनका ये कहना था कि जो रशिया के साथ इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और रशिया के साथ जो ऑयल परचेजेस हमारे हैं उससे कहीं ना कहीं इंडिया का जो पार्टनरशिप है यूरोपियन यूनियन के साथ उसमें प्रभावित या उसमें जो है वो एक विराम हमें देखने को मिलेगा। तो अब यूरोपियन यूनियन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, we will see from this infographics। तो this has been taken from यूरोपियन कमीशन वेबसाइट ओनली। अगर ईयू देखें तो ईयू इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ईयू एक कंट्री नहीं है, पूरे बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है, इस वजह से आप देखेंगे कि इंडिया ईयू जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कितना ट्रेड है, नियरली 120 बिलियन डॉलर का है, जिसमें इंडिया 70 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट करता है और ईयू जो है वो हमें 50 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया के लिए तो ईयू सेकंड लार्जेस्ट है, बट क्या ईयू के लिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है? नहीं। इंडिया अगर देखें तो ईयू का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया जो है वो ईयू के केवल 2.4% ऑफ द टोटल ट्रेड को अकाउंट करता है। इस केस में हम यूएसए चाइना से बहुत पीछे हैं। तो ईयू एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा स्कोप है अगर ये एफटीए साइन होता है। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में जो है हमारा ट्रेड नियरली 60 बिलियन डॉलर का है विद अ डेफिसिट फॉर द ईयू ऑफ नियरली 8 बिलियन डॉलर। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन जो है वो एफडीआई में भी काफ़ी अग्रणी है और नियरली 140 बिलियन डॉलर का हमारा एफडीआई यूरोपियन यूनियन से हमें देखने को मिलता है। साथ ही नियरली 6000 यूरोपियन कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली आप देखना कि जो जापाड़ मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में इंडिया कर रहा है रशिया के साथ, उसको लेके काफ़ी कंटेंशन रेस किया गया यूरोपियन यूनियन और वेस्ट के द्वारा। तो इंडिया ईयू रिलेशन जो है एक ऐसा एरिया है विच विल बिकम इम्पॉर्टेंट इन अपकमिंग मेंस। तो प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, लास्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्जिट ऑन इंडिया ईयू रिलेशन। सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि जो ट्रम्प के टैरिफ हैं या ट्रम्प की रिटेलिएटरी पॉलिसीज़ हैं उसके कारण इंडिया ईयू रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज नाउ ट्रम्प इज ऑल्सो थ्रेटनिंग अदर कंट्रीज टू इम्पोज हैवी टैरिफ्स ऑन नॉन नाटो कंट्रीज। तो ये नया कॉन्टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही यूपीएससी मेंस 2020 में भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों की निर्णायक भूमिका है। तो ये आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर या डायस्पोरा है वो इन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इशू। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स है, क्लाउड बस्ट है, नेचुरल डिजास्टर है, वो काफ़ी बढ़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। इस वजह से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर सैयद आता हसनैन जी हैं, इट इज़ अ वेरी बिग अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटेजिक आर्मी इश्यूज़। तो सर ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रेस करे कि इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एपरेटस है उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या वे फॉरवर्ड है। तो कुछ अच्छे सॉल्यूशन सर ने दिए थे, वी विल लिस्ट डाउन दीज थिंग्स। सबसे पहले तो जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनको लैंडस्लाइड्स की मैपिंग करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द सॉइल सोकिंग एंड स्लोप ग्रेडियंट। साथ ही जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उनको मॉनिटर करना पड़ेगा एडवांस में कि जो ग्लेशियर लेक्स हैं या डेबरी फ्लोज हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तो पहले मॉनिटरिंग की बात हो गई। इसके बाद जो जीआईएस मैपिंग है जो एक समय पे ऑप्शनल हुआ करती थी, नाउ इट्स बिकम अ नेसेसरी। तो ऐसे वल्नरेबल एरिया की 24/7 जीआईएस मैपिंग करना पड़ेगा। अर्बन फ्लड को लेकर सर ने काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया है, गोरखपुर मॉडल ऑफ अर्बन फ्लड कंट्रोल। तो आप इंटरव्यू में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली गोरखपुर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने डिप्लॉय करे एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम जिससे कि वो प्रिडिक्ट कर पाए द हैवी रेनफॉल। तो गोरखपुर मॉडल ऑफ अर्बन फ्लड आप पढ़िए जरूर, बहुत अच्छा मॉडल है जो इन्होंने डिप्लॉय किया है। इसके बाद सर का कहना था कि केवल सिविल सोसाइटी, केवल जो गवर्नमेंट है उन पे ही रिलाई करना है या केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा स्कोप है जहाँ पे गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों का पार्टिसिपेशन नेसेसरी है। तो इसी क्रम में जो एनडीपीए का एनडीएमए का आपदा मित्र ऐप है
विच इज़ फ्रेंड्स इन डिज़ास्टर। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। एंड लास्टली जो सिविल सोसाइटी है उनको एक कंस्ट्रक्टिव रोल और एक एक्टिव रोल निभाना पड़ेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अप्रोच में। तो एक 3R अप्रोच सर ने दी थी कि हम अभी जो काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स पे है, तो रिस्पॉन्स हमें रिकंस्ट्रक्शन पे बढ़ना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन से रिकवरी पे। तो इस तरह के शॉर्ट आंसर्स या शॉर्ट जो डायग्राम है वो अपने आंसर में आप बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। यू मस्ट रीड अबाउट द गोरखपुर मॉडल ऑफ द अर्बन फ्लड कंट्रोल एंड एनडीएमएज आपदा मित्र। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को आप जब भी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात आए तो आप यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द अपग्रेडिंग आर्मी रडार्स। तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब यूएवीज बहुत ज़्यादा पेनेट्रेट इंडिया में करे तो कैसे इंडिया के जो आर्मी रडार सिस्टम था उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। तो रिसेंटली एक न्यू डेवलपमेंट है जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है काफ़ी सारे एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रही है और न्यू रडार्स को प्रोक्योर कर रही है। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ रडार का स्टैटिक वे ऑफ फंक्शनिंग दे रखी है कि कैसे ये काम करता है बेस्ड ऑन द रेडियो वेव, इसको आप देख सकते हैं। द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में क्या क्या है, अभी आप देखिए कि मिशन सुदर्शन चक्रा की बात चल रही है जो कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। आकाश तीर प्रणाली जिसका कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें उपयोग देखने को मिला। देन S-400 इंडिया की सरफेस टू एयर मिसाइल, साथ ही इंटीग्रेटेड IECCS सिस्टम जो इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है या ये जो प्रेजेंटेशन है ये इंडियन आर्म फोर्सेस ने दी थी पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। तो वहाँ से हमने ये लिखा है। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आप देखिए कि एक फोर्थ लेयर है। सबसे पहले फर्स्ट लेयर में आप देखेंगे कि काउंटर ड्रोन और मैन पैड जो है कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। सेकेंड लेयर में आता है हमारा पॉइंट एयर डिफेंस एंड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कि समर मिसाइल्स है हमारे पास। उसके बाद थर्ड रेंज में आता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फोर्थ रेंज में आता है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कि S-400 है। तो समर सिस्टम हो गया, आकाश प्रणाली हो गई, S-400 हो गया, आकाश तीर जिसको कि इंडिया का एयर ड्रोन भी कहा गया। तो ये सब मिलके बनाते हैं हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अब हमारा सुदर्शन चक्र भी काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस थिंग, स्पेशली जो आकाश तीर सिस्टम है इस पर आप वन पेजर बना के रेडी रखिए। दिस इज़ वन एरिया वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन इन द अपकमिंग मेंस। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट। पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे वेदर इट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लंदन और अदर सिटीज़, आपको इमिग्रेशन के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कारण है, सर हर्षवी पंत जी सर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो कुछ कारण इसके पीछे इन्होंने दिए हैं। उनमें से पहला कारण तो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे ब्रिटेन हो जाए या जो पश्चिम के अन्य देश हैं वहाँ पे दक्षिणपंथी समूह जो है उनका राइज हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो प्रवासी हैं उनके खिलाफ माहौल बनना स्टार्ट हुआ है। सेकेंडली ये जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है आप देखेंगे कि इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन पर है एंड यू विल सी अ डिफ्लेशन देयर। तो जब भी अर्थव्यवस्था चरमाती है तो एक इजी वे है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट ऑन इमिग्रेंट्स की, इमिग्रेंट्स की वजह से ये चरमरा रही है। तो अपने जो डोमेस्टिक कोलैप्स या डोमेस्टिक फेलियर को ट्रांसफर करने का ईजी मैकेनिज्म ये बन जाता है। थर्ड, एक अच्छा पॉइंट सर ने डिस्कस किया है कि कई ऐसे समुदाय हैं इन प्रवासी समूहों में जो कि वहाँ की संस्कृति से मेल जोल नहीं खाते हैं, कि एक बार वो माइग्रेट तो कर जाते हैं बट दे डू नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ दीज कंट्रीज। तो उस वजह से भी हमें एक कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड बिलीफ सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी राइज होने वाला है आने वाले समय में इस तरह के प्रोटेस्ट में। एक काफ़ी हास्यास्पद स्थिति देखने को मिली जहाँ पे कि यूके के जो प्रोटेस्टर थे दे स्टॉप्ड एंड दे स्टार्टेड हैविंग इंडियाज भजिया। तो ये शो करता है इंडिया की सॉफ्ट पावर को, इंडिया की जो कुजीन हो जाए, इंडिया का जो कल्चर हो जाए, कि डिस्पाइट हैविंग द प्रोटेस्टर्स दे वर इंजॉइंग इंडियाज भजिया। तो यू कैन सी दिस थिंग। सो आने वाले समय में ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। So this was all in today's news analysis. Now we will look after the practice question of the day. तो सारनाथ पे आज का क्वेश्चन हमने लिया है कि सारनाथ रिफ्लेक्ट इंडियाज कल्चरल जर्नी फ्रॉम द साइट ऑफ बुद्धास फर्स्ट sermon इट्स प्लेस एज द नेशनल एम्बलम, की बुद्धा के प्रथम उपदेश स्थल से लेके राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा है इसको ये सारनाथ दर्शाता है। तो आपको इसको डिस्कस करना है। तो यू लुक आफ्टर द टेल वर्ड एंड यू राइट दिस एंड यू कैन शेयर दिस एट दिस QR कोड ऑफ आवर हेल्प डेस्क ऑफ हेल्प अंडरस्कोर तेज अंडरस्कोर ताऊ। तो आप अटैम्प्ट कीजिए, वी विल डेफिनेटली चेक योर आंसर। So this was all in today's news analysis
ऑल्सो वन थिंग वी वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि जो फ्री क्लासेस चल रही है प्लीज़ मेक श्योर आप उन्हें देखिए एंड दोज हु आर इन नीड प्लीज शेयर दीज क्लासेस विद देम एज वेल. थैंक यू. स्टे ट्यून टू द देश सिविल्स प्लेटफॉर्म.